लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जैसे हमने किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई रिएजेंट मिक्स किया और प्रोडक्ट बन गया, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे, इन प्रोडक्ट के बनने में कुछ लॉज फॉलो होते हैं, उन लॉज की बात की जा रही है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये तो कुछ तो बड़े पुराने लॉज हैं, ये आज से 300 साल पुराने, 350 साल पुराने, और कुछ लॉज ये अभी जो केमिकल रिएक्शंस डेवलप हुए 100 इयर्स पुराने, ये लॉज हैं। लेकिन इनकी अभी भी आज की डेट में भी क्लासिकल केमिस्ट्री में, पुरानी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये आपके 11th क्लास में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिन पर हमें जिसलिए इनको करना है। तो एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट नहीं होता और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। जैसे मैंने कोई सब्सटेंस एक्स लिया, इस एक्स को मैंने रिएक्शन कर दिया वाई से। अब रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट कोई बन गया जेड। तो एक्स का जो भी मास मैंने लिया, सपोज करते हैं ये ए ग्राम मास लिया था हमने, इसका बी ग्राम मास लिया था, तो जेड का जो मास आएगा फाइनली वो ए प्लस बी ग्राम आएगा। ये जो मास आना चाहिए जेड का, ये ए प्लस बी ग्राम आना चाहिए। मींस जो प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट का मास इन रिएक्टेंट के मास के सबमिशन के बराबर हुआ। तो मास ना तो क्रिएट हुआ इसमें, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। यहां से हमें क्या बात पता चली? यहां से हमें बात पता चली एक कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया मास जनरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट हैंड पर क्लोरीन तो था नहीं और राइट हैंड पर क्लोरीन आ गया। बैलेंस करते हैं ना हम इक्वेशन को, बैलेंस इसीलिए करते हैं ताकि मासेस बराबर बराबर आए। कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब प्रैक्टिकली हम चेक करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं उन प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के बराबर आएगा। अगर प्रैक्टिकली कुछ कमी आ गई तो हो सकता है कुछ इवेपोरेट होके उड़ गया, वो वेपर्स उसके बन गए हो, तो ये प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन अगर हम क्लोज सिस्टम में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लोज सिस्टम का मतलब कोई मटेरियल हम बाहर नहीं जाने देते, एक क्लोज सिस्टम लिया, यहां पर हमने एक्स प्लस वाई लिया और यहीं इसी क्लोज सिस्टम में कुछ बाहर इवेपोरेट नहीं होने दिया, जेड बना। अब ये जेड का मास डेफिनेटली एक्स एंड वाई के मास के बराबर आएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना तो मास कुछ कम होता, ना कुछ बढ़ता है, ऐड नहीं होता है। हाँ, वॉल्यूम में चेंजेस आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया। तो ये तो चलो एक बात हो गई कि यहां पर मैंने इसका 1 वॉल्यूम लिया था तो 1 वॉल्यूम बना। लेकिन अगर मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता हूं CO, तो इसका 1 वॉल्यूम लिया, 1 मोल लिया, और इसके 2 मोल बनाने पड़ेंगे मुझे, यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे। तो 1 मोल से 2 मोल यानी डबल वॉल्यूम हो गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम चेंज हो जाए। वॉल्यूम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बात मैं कर रहा हूं मास की। तो जो सबसे पहला एक पुराना लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ना तो बनता है मास, ना बढ़ता है, और ना ही मास रिड्यूस होता है। तो पहला तो लॉ ये हो गया एक। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको डिटेल बताई, मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी मैटर, ये आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग तो खैर एक अलग बात है, E इज इक्वल टू MC² अगर आपने पढ़ा है तो बहुत थोड़ा सा मास डिस्ट्रॉय होकर के उसके बराबर की एनर्जी बन सकती है। ये उस लॉ के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं हम, आइंस्टाइन के लॉ के अकॉर्डिंग, पुराना जो लॉ है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हम मैटर को, ना मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते, बस हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, एक टाइप के कंपाउंड से दूसरे टाइप के कंपाउंड में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए है। जैसे हम यहां देख रहे हैं कॉम्बिनेशन करना है मतलब रिएक्शन करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट जितने भी बने उनका सम कर दें तो वो रिएक्टेंट के मास के समीशन के बराबर आए, यानी मास ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना मास बनाया जा सकेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं H2 प्लस Cl2 2HCl। अब हम इसका मास जो 1 मोल का है वो लिख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 2 ग्राम 71 ग्राम, तो यहाँ 71 प्लस 2 ये टोटल 73 आ जाता है। तो हम 71 क्यों आया, क्योंकि ये 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 है तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 71। तो मैं अगर टोटल कर दूंगा तो टोटल इसका डबल हो जाएगा, दैट मीन्स ये 74 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखते हो तब गलत होगा, क्योंकि बैलेंस नहीं लिखी तब तो 2 नहीं लिखा, मान लो मैंने यहां पर ये बस HCl लिख दिया, फिर तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक क्लोरीन एटम को डिसअपियर कर दिया, गायब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी बात। ये बात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एप्लीकेबल है, मींस जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे, इसीलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है, ये आइंस्टाइन का E=mc² वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है ये लॉ। ये तो बहुत लेटेस्ट एप्लीकेशन थी आइंस्टाइन की, ये तो 1900 के बाद उसने बताया, और ये देखो 1744 का, ये तो बहुत पुराना लॉ है। तो आइंस्टाइन ने इस बात को मना किया था। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, जो कि ये जो हम पढ़ते हैं ये तो बाहर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिसमें पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। आइंस्टाइन ने बोला था कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन में मास रिड्यूस हो जाता है या मास अपीयर भी हो सकता है और उसके बराबर की एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो ये जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी E=mc², उसको ये फॉलो नहीं करता, कंट्राडिक्ट करता है। फॉलो नहीं करता मतलब कंट्राडिक्शन है इस लॉ के साथ। तो बड़ा इजी सा सिंपल सा लॉ है, आप छोटी क्लासेस से भी ये पढ़ते चले आ रहे होंगे, आई होप सो। इस लॉ के बाद दूसरा नंबर आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये एक लॉ होता है जिसमें हम एक फिक्स अमाउंट के साथ दो अलग अलग एलिमेंट को रिएक्शन करके चेक करते हैं। क्या कहता है ये लॉ, ये भी बड़ा पुराना लॉ है, अब आप देख सकते हो 1799 का लॉ है। प्राउस्ट ने ये सबसे पहले इसको लॉ को दिया था। ये उस टाइम में जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, जब टेस्ट ट्यूब में और बाकी बीकर्स में केमिकल रिएक्शन करते थे, तो मास लेकर, वॉल्यूम लेकर, एक्सपेरिमेंट लेकर कुछ एम्पेरिकल लॉज बनाए गए थे। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया था कि किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो हम किसी भी तरीके से बनाएं। ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी, आज तो सभी जानते हैं, आज तो क्लास 7th 8th का भी बच्चा ये बात जानता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होगा, दो ऑक्सीजन होंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आए, चाहे आप ये लैब में बनाओ, चाहे ये एनवायरमेंट से आए, चाहे ये कोई प्लांट
एब्जॉर्ब कर रहा हो या कोई एनिमल इसको एक्सहेल कर रहा हो, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसका कंपोजिशन एक फिक्स होगा, कार्बन एक, दो ऑक्सीजन। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक फिक्स प्रोपोर्शन किसी भी कंपाउंड का होता है। कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड या ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हम किसी भी मेथड से कोई एक गिवन कंपाउंड बनाएं तो उसमें मासेस का रेशो सेम रहेगा या नंबर ऑफ एटम्स का रेशो सेम रहेगा, आप ये भी बोल सकते हो। बड़ा सिंपल सा लॉ है, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चाहे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर कहीं से भी आए, चाहे वो रेन वाटर है, चाहे प्योर वाटर है, चाहे वो सी वाटर है, चाहे वो कहीं किसी रिवर से आया, हाँ बिल्कुल प्योर होना चाहिए, ये कंडीशन है। उसे अगर सी वाटर है तो पहले आप उसे प्यूरिफाई करोगे, प्यूरिफाई करने के बाद फिर उसमें कंपोजिशन चेक करोगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो ये फिक्स कंपोजिशन आएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, बाय मास भी बाय एटम्स भी। हम इसे सोच सकते हैं रेशो ऑफ वेट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। इस बात पर यह डिपेंड नहीं करेगा कि ये किस मेथड से बनाया गया है। ठीक हो गई बात। और इट इज प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया, वाटर का एग्जांपल, हमेशा 1:8 बाय मास आएगा। हाइड्रोजन का मास कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, 2:16 इज इक्वल टू 1:8 आ गया। यहां पर कार्बन का मास आ जाता है 12, ऑक्सीजन का मास आ गया 32। 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3:8। ये फिक्स रहेगा मास रेशो कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक बड़ा सिंपल सा ये लॉ है, इसमें तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, इस पर बेस्ड छोटे मोटे न्यूमेरिकल, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक छोटा सा न्यूमेरिकल, तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये बोला जाए, एक न्यूमेरिकल में छोटा सा करा रहा हूं आपको, ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। प्योर, ये कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि इंप्योरिटीज आ जाएंगी तो गड़बड़ आएगी। इसमें इन्होंने चेक किया 28.57% मैग्नीशियम आ गया, 14.29% कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आया 57.14। अब ये कोई प्योर सैंपल था, कितना था ये नहीं पता हमें। मान लो 100 ग्राम था या 200 ग्राम था या 5 ग्राम था या 1 ग्राम था या 1 किलोग्राम था, कितना भी है हमें पता ही नहीं ये सैंपल कितना है। इन्होंने दिया परसेंटेज, तो जो परसेंटेज इसमें होगा दुनिया के किसी भी सैंपल में यही परसेंटेज होगा मैग्नीशियम एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन का। यही तो लॉ है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का एक फिक्स परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड 1:3 रेशो में था ये, अभी हमने किया। CO2, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज एक फिक्स है। फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, जहां पर भी वाटर पाया जाएगा यही सेम रेशो रहना चाहिए। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बस। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 15 ग्राम ऑफ। अब इसका बता दिया कि 15 ग्राम ले लिया गया, इसके 15 ग्राम में मैग्नीशियम कितना परसेंट और कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना, तो 15 ग्राम में
मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर सकता हूं। तो मैग्नीशियम कितना आ जाएगा? मैग्नीशियम विल बी, टोटल है हमारा 15 ग्राम। इस 15 ग्राम में मुझे क्या करना है? चेक करना है 28.57 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज निकालनी है ना। ये मैग्नीशियम आ जाएगा 15 ग्राम में। और 15 ग्राम में कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 15। ये दिया हुआ है 14.29 डिवाइडेड बाय 100। एंड ऑक्सीजन आ जाएगा 15 इंटू 57.14 डिवाइडेड बाय 100। हाँ, आंसर मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना। मैग्नीशियम 4.28 आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा 2.14 एंड ऑक्सीजन आ जाएगा 8.57। ग्राम की बात हुई है। 15 ग्राम में इतना ग्राम ऑक्सीजन होगा। 15 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट में MgCO3 में ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा 2.14 ग्राम। ऑक्सीजन ये आ गया मेरे पास। और हमारे पास मैग्नीशियम की बात अगर आई है तो मैग्नीशियम आ जाएगा 4.28 ग्राम। सारे के सारे ये लॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि अनबैलेंस से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हम दो एलिमेंट लेते हैं अलग अलग और उसको किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं या उनको आपस में कंबाइन करते हैं, तीसरे से नहीं करते, आपस में कंबाइन करते हैं और अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। एक एलिमेंट ए लिया मैंने, एक एलिमेंट बी ले लिया, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, ए एंड बी ने आपस में रिएक्शन किया, मान लो ए भी बन गया, केमिकल रिएक्शन नंबर 1 हो गया ये। सेकंड, केमिकल रिएक्शन नंबर 2, ए एंड बी ने फिर आपस में रिएक्शन किया, AB2 बन गया। तो यहां मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, ये बना दिया। अब इस लॉ का कहना क्या है? जो केमिकल कंपाउंड ये बना है और ये जो केमिकल कंपाउंड बना है, इसमें जो रेशो आएगा किसी एक एलिमेंट से कंबाइन करने के बाद, वो एक सिंपल रेशो आएगा। क्या कहता है ये लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग, according to this law, when two elements A and B combine to each other to form more than one chemical compound, एक ये AB बन गया, एक AB2 बन गया, then different weights of A का different weight ले लिया, which combine with a fixed weight of B, जो किसी fixed weight से combined होता है, are in proportion of simple whole number।
यानी यहां पर एक फिक्स मैंने ए ले लिया, यहां ए एंड बी का फर्क पड़ रहा है, उसको मत देखो, मैंने कोई एक फिक्स ले लिया, तो जो बी कंबाइंड हुआ इससे, एक बार बी कंबाइंड हुआ तो 2 बार होगा, या 3 बार होगा, या 4 बार होगा, या 5 बार होगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए के साथ बी कंबाइंड हो जाए 2.3 में, ऐसा नहीं होगा। एक होल नंबर रेशो से, एक होल नंबर, सिंपल होल नंबर प्रोपोर्शन से ये कंबाइंड होगा। जैसे अगर मैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन लेता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। कार्बन से मैं दोबारा रिएक्शन करता हूं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस करना पड़ेगा इसको, रिएक्शन को बैलेंस किया, बैलेंस किया। एक फिक्स अमाउंट अगर मैं लेता हूं कार्बन का, यहां पर एक CO बना, एक CO2 बना। कार्बन का 12 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, यहां 12 ग्राम है, यहां 12 ग्राम है। ऑक्सीजन के 16 से कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के 32 से कंबाइन हो रहा है। तो ऑक्सीजन फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन से कंबाइंड हुआ, वो फिक्स अमाउंट कितना है? 12 है, ये 12 है, ये 12 है। 12 से 16, 12 से 32, तो आपस में ये रेशो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। वो कितना आ गया? 16:32, 16:32, दैट मीन्स 1:2। ये सिंपल होल नंबर प्रोपोर्शन होगा, ये लॉ है। ये आपस में रेशो जो आएगा 16:32, 1:2 आ गया। ये आपस में रेशो ऐसा नहीं आ सकता ये कभी के 1:1.3 आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। ये एक सिंपल होल नंबर रेशो। एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल को बस लिखने में ही थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। जैसे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना? कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO बनाया, 2 and 2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने यहां पर लिख लिया। फिर कार्बन को रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिख लिया। एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन से 1 ऑक्सीजन, या 12 ग्राम कार्बन से 16 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन से 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन से कंबाइन किया है, वो कितना कितना है? वो 16 है, एक बार 32 है, तो 16:32, यानी 1:2। ये रेशो एक फिक्स रेशो, और ये एक सिंपल होल नंबर होना चाहिए। ऐसे बड़े सारे कंपाउंड बनते हैं, एक थोड़े ही बनता है। जैसे सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब हम देख सकते हैं यहां सल्फर का 32 ग्राम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है, यहां 32 ग्राम के साथ कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। तो हम 1:3 का, यहां 2:3 का रेशो लगा सकते हैं। सिंपल होल नंबर रेशो आ गया। 32 ग्राम के साथ 32 ग्राम आ रहा है, 32 ग्राम के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन आ रहा है। तो 32:48, ये एक सिंपल होल नंबर रेशो। 2:3, ये भी कह सकता हूं मैं 2:3। यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये 1 है, 1:2, 1:2। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ गया 3.5, ऐसा नहीं होगा, नेवर। तो ये तो पुराने लॉज हैं हमारे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टिक्योमेट्रिक के लॉ। एक ये लॉ हम कर सकते हैं, जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
यानी केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो लॉ कंक्लूड किए गए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। इसके बाद इसमें क्या करना होता है, हमने कोई एक एलिमेंट लिया और उसको दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन कर दिया, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, कंपाउंड लिख दिया, यहां जो भी कंपाउंड बना दिया उसका स्ट्रक्चर लिख लिया, इस कंपाउंड को इसके साथ रिएक्शन करके जो बना उसका स्ट्रक्चर लिख लिया, इनके रेशो चेक कर लिए, इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो। अब इनको आपस में कंबाइन कराया, इसको और इसको आपस में कंबाइन करा दिया, इन दोनों को आपस में कंबाइन कराने पर जो रेशो आएगा वो बिल्कुल सेम होगा जो इन एलिमेंट ने इसके साथ किया है, या उसका एक सिंपल मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल में बताऊंगा तो बात क्लियर होगी। जो बात मैंने बताई है, बोली है, उसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखो, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, इसका मैंने एक पार्ट लिया, ये इसका फिक्स मास ले लिया, ये थर्ड एलिमेंट है, फिक्स मास लिया, ये एलिमेंट नंबर थर्ड है, ये एलिमेंट नंबर वन है, ये एलिमेंट नंबर टू है, दो एलिमेंट अलग अलग लेकर इसके साथ कंबाइन किया। दोबारा देखो, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, two element combined separately, तीनों को इकट्ठे नहीं मिलाया, इसको अलग किया कंबाइन, इसको अलग किया, इसका फिक्स मास लेकर के कॉम्बिनेशन कर लिया, एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल अलग बन गया, इसका मॉलिक्यूल अलग बन गया। द रेशो इन विच दे डू सो, यानी इस जो रेशो में इन्होंने रिएक्शन किया, इन दोनों ने जिस रेशो में किया, इन दोनों ने जिस रेशो में किया, विल बी द सेम और सिंपल मल्टीपल। जिन रेशो में इन दोनों एलिमेंट ने रिएक्शन किया है वो इन दोनों के आपस के कॉम्बिनेशन से या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा। सिंपल मल्टीपल का मतलब या तो दो गुना या तीन गुना या चार गुना या पांच गुना, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। किससे सिंपल मल्टीपल है या किसका सेम है रेशो? ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। एक बार और देख लो जो बात मैं बता रहा हूं। एक एलिमेंट लिया मैंने, कोई फिक्स मास कर दिया नंबर वन, नंबर टू एलिमेंट लिया कोई, नंबर थ्री एलिमेंट लिया, इसका मैंने एक फिक्स अमाउंट ले लिया, या चलो अमाउंट फिक्स नहीं लिया, ये एलिमेंट लिया, बस प्रोपोर्शन की बात हमें करनी होगी। जब मैंने इस सेकंड को रिएक्शन कर दिया इससे तो कोई एक मॉलिक्यूल बनेगा, वो मॉलिक्यूल मैंने लिख लिया, इसको रिएक्शन किया तो कोई एक मॉलिक्यूल बनेगा, वो मॉलिक्यूल मैंने लिख लिया। अब ये बनने में इनके जो अमाउंट यूज हुए हैं कार्बन के, अगर मैंने कार्बन लिया यहां और यहां ऑक्सीजन लिया, इस ऑक्सीजन के जो भी अमाउंट यूज हुए हैं, या नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन, उनमें जो रेशो आ रहा है वही सेम रेशो इन दोनों को आपस में अगर मैं कंबाइन करा देता हूं तो इनके कॉम्बिनेशन से आएगा, या तो सेम आएगा या सिंपल मल्टीपल होगा। अगर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इसमें देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मीथेन बनाता है, जब सी रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से तो CH4 बनता है, और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से तो वाटर बनता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम है, यानी मैं यहां पर H लिख लेता हूं, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन करना चाहता हूं मैं किससे?
कार्बन से करता हूं, ऑक्सीजन से करता हूं। ये दो डिफरेंट एलिमेंट लिए, इसको किसी एक एलिमेंट के फिक्स अमाउंट से रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन किया, कॉम्बिनेशन करने पर यहां फॉर्मेशन हुई मीथेन की, CH4 बना। कार्बन को हाइड्रोजन से कंबाइन करोगे तो मीथेन बन जाएगा। अब अगर मैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करता हूं तो वाटर बनेगा, H2O। कार्बन कितना है यहाँ, 12 ग्राम है। मीथेन के 1 मोल में कार्बन 12 ग्राम है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। एक हाइड्रोजन का एक होता है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4, 12:4 हो गया ये। यहां पर मैंने कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन यूज किया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर मैं यूज करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 2:16। इसको मैं बोल सकता हूं 1:8। इसको मैं बोल सकता हूं, हाइड्रोजन में पहले लिख रहा हूं ना 1, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 8, तो हाइड्रोजन मैं लिखता हूं 4, कार्बन लिखता हूं 12, इक्वलेंट विद 1:3। ये आ सकता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड हुए, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ। हाइड्रोजन एक के साथ 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन के साथ 8 ऑक्सीजन। अब आपस में हम इन्हें कंबाइन करते हैं। जब मैंने इनको आपस में कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CO2 बना लो। CO2 बनने पर कार्बन का एक पार्ट यानी 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 2 पार्ट यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12:32। ये इक्वलेंट किसके आ जाएंगे, ये इक्वलेंट आ जाएंगे 3:8 के। ये प्रोपोर्शन सेम है किसके, जिस प्रोपोर्शन में इन एलिमेंट ने रिएक्शन किया है। इस कार्बन ने हाइड्रोजन के फिक्स अमाउंट के साथ 3 ने कंबाइन किया, 3 प्रोपोर्शन ने 1:3, 1:8 ऑक्सीजन ने 8 ने, उसी सेम प्रोपोर्शन में 3:8 में कॉम्बिनेशन किया किसने, कार्बन एंड ऑक्सीजन ने। या ये तो सेम हो गया प्रोपोर्शन, या ये एक इसका सिंपल मल्टीपल भी हो सकता था। इस 3.8, 3:8 का सिंपल मल्टीपल भी हो सकता था ये, यानी यहां 3:8 है, यहां सिंपल मल्टीपल मतलब 3:16 भी हो सकता था। ये पॉसिबिलिटी थी। सिंपल मल्टीपल वाला एग्जाम्पल ये नहीं है, जो सामने एग्जाम्पल लिखा है ये सेम वाला एग्जाम्पल लिखा है। एक बार और देख लो, पढ़ो लॉ। When two elements combine separately with a fixed mass of third element, दो एलिमेंट अलग अलग लिए, इस हाइड्रोजन के साथ मैंने कंबाइन कर दिया। हाइड्रोजन का एक पार्ट 3 पार्ट कार्बन से कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन का एक पार्ट 3 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, सॉरी 8 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, द रेशो इन विच दे डू सो विल बी द सेम, और इनको आपस में कंबाइन किया, इसको और इसको आपस में कंबाइन किया। जिस रेशो में ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे उसी रेशो में ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हुए थे या उसके सिंपल मल्टीपल में होंगे। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकेट कर दिया इसने, यानी जो प्रोपोर्शन आपस में किसी एक फिक्स एलिमेंट के साथ रखा वही आपस में रखा, रेसिप्रोकेट कर दिया। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसको
बोला जाता है। इसलिए समझ आ गई ये बात सबको? तो जैसे ये हमने किया है, इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल इसका और कर सकते हैं। जैसे हम ये कंबाइन कर रहे थे, थोड़ा सा इसको और तरीके से भी देख सकते हो आप। जैसे मैंने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, एक बार मैं इसको तेजी से रिपीट कर रहा हूं। हाइड्रोजन का एक फिक्स अमाउंट लिया, कार्बन को हाइड्रोजन से कंबाइन करके मिथेन बना दिया मैंने, और जो मिथेन बनाया उसका रेशो, कार्बन 12 है ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम है, तो ये 3:1 हो गया। और अगर मैं फर्दर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करता हूं तो वाटर बनेगा, 1:8 आ जाना चाहिए यहां पर रेशो, 2:16 हो गया। तो मैं अब यहां कार्बन का 3 पार्ट, ऑक्सीजन का 1 पार्ट ले रहा हूं, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ 3 कार्बन, 3 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन। जब मैं इनको आपस में कंबाइन कर दूंगा, आपस में कंबाइन करने पर CO2 बनाएगा, CO2 में ये रेशो सिंपल आ जाएगा। जैसे 3 पार्ट इसके, 8 पार्ट इसके, ये 8 पार्ट थे, ये 3 पार्ट कार्बन के थे, तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये रेशो 3:8 आ गया। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यही बात मैंने आपको अभी डिटेल के साथ बताई। अब एक अगर हम फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक बार कार्बन को रिएक्शन करते हैं, एक बार सल्फर को रिएक्शन करते हैं, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, या ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल लेकर के हम कर सकते हैं। ये सेम लॉ तो वही है। हम अगर सिंपली सोचते हैं, देखो मैंने अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट लिया ऑक्सीजन का, इसको मैंने कार्बन से कंबाइन करा दिया, CO2 बना, ऑक्सीजन को कंबाइन करा दिया सल्फर से, SO2 बन गया, और फिर आपस में इस कार्बन एंड सल्फर को अलग से कॉम्बिनेशन कर दिया, कार्बन डाइसल्फाइड बन गया। कार्बन, इस कार्बन डाइसल्फाइड में 12 है, सल्फर का, एक सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो 2 सल्फर का हो गया 64। ये बात तो पता है आपको, एक सल्फर का 32 है, 2 सल्फर का 64 हो गया। अब हम इनको सोच सकते हैं, कार्बन एंड सल्फर जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये 12:32 रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। जब कार्बन, जब सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये एक 32:32 यानी 1:1 रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन एंड सल्फर को जब मैंने कंबाइन किया तो 12:64 रेशो में ये कंबाइन कर गया। तो अब मुझे क्या क्या चेक करना है? अब मुझे 12:64 कार्बन का एंड सल्फर का, 32 ऑक्सीजन से 12 कार्बन है, 32 ऑक्सीजन से 32 सल्फर है, ये रेशो एंड ये रेशो एक सिंपल मल्टीपल है, सेम नहीं है। 12:32, 12:64, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये सिंपल मल्टीपल है। इसको अगर मैं बोलता हूं इन दोनों का रेशो तो 1:2 आ जाना चाहिए, यानी ये सिंपल मल्टीपल वाला एग्जाम्पल है।
12:64 ये वाला पोर्शन, ए सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ 12:32, इस 12:32 का एक सिंपल, क्यों है ये, आप लिख सकते हो 12:64, ऐसे लिख लो 12:64:12/32, ये बताने के लिए कि ये सिंपल होल नंबर रेशो है। कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ना, यहां से डिवाइड, ये नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 32 ऊपर लिख दोगे, 12 इधर, मैं कैलकुलेट ही करके बता रहा हूं, 12:64 मल्टीप्लाइड बाई 32:12, ये डिवाइड में है ना, नीचे डिवाइड वाले की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स को, तो 12 से 12 कट गया, 1/2 आया। 1/2 आया, ये ही एक सिंपल होल नंबर रेशो है। तो हमने जो लॉ में दो बातें पढ़ी थी, क्या थी वो दो बातें, कि या तो ये सेम होता है या सिंपल मल्टीपल होता है जिससे वो आपस में कंबाइन करते हैं। इट इज आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशो इन विच दे कंबाइन टू ईच अदर, ये लॉ लिखाया है मैंने आपको। तो ये दूसरा वाला जो पार्ट था सिंपल मल्टीपल वाला, ये फॉलो हो गया यहां पर, इसलिए ये लॉ वेरीफाइड है। तो हम कहीं और किसी और में भी इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। गैलोजैक्स लॉ होता है एक, ये जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, किसी भी, जब हम कंपाउंड्स को रिएक्शन करते हैं और ये कंपाउंड गैसियस फॉर्म में होते हैं, तब के लिए ये एप्लीकेबल है। बाकी जो इससे पहले हमने लॉज किए और ये वाला जो लॉ है, इसमें अंतर है। वहां हम डील करते थे मासेस से, यहां हम डील करेंगे वॉल्यूम से। अगर हम दो अलग अलग गैसेस को लेते हैं और उनको आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम का प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन एक सिंपल इंटीजर होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, प्रोवाइडेड कि हम प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रख करके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नाइट्रोजन लिया एग्जाम्पल के लिए हमने, जब N2 से कॉम्बिनेशन किया हाइड्रोजन का और अमोनिया प्रोड्यूस कर लिया, ये केमिकल रिएक्शन आप बहुत देर से पढ़ते आ रहे हो, काफी टाइम से, 2NH3 बन गया, ये 3H2। इसको अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो 1 वॉल्यूम है ये एसटीपी पर। अगर एसटीपी नहीं भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अमोनिया, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को लेना होगा। रिएक्शन कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। जिस टेम्परेचर पर आपने नाइट्रोजन को नापा है उसी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन नापेगा, उसी टेम्परेचर पर मेजरमेंट करोगे आप एमोनिया का। तो 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। ये अगर 1 ml है तो ये 3 ml होना चाहिए, ये 2 ml होना चाहिए अंडर गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये 1:3:2 आया, इसकी बात हो रही है, ये एक इंटीजर होना चाहिए, बस वॉल्यूम की बात है। अब देखो इसको हम स्टेट किस तरह से करेंगे।
क्या बताता है ये लॉ? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम रेशो ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम रेशो हैं, डेफिनेटली जब वो गैस होंगी तभी हम उनके वॉल्यूम करेंगे। सॉलिड के तो वॉल्यूम हम मेजर करते ही नहीं है, लिक्विड के तो वॉल्यूम हम मेजरमेंट करते ही नहीं है। वॉल्यूम की बात जब आती है तो एकदम से गैस के वॉल्यूम की बात की जाती है, ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटीजर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जैसा एक सिंपल, ये तो बहुत आसान लॉ है, बस थोड़ा सा दिक्कत रेसिप्रोकल वाले में आएगी। दो न्यूमेरिकल ट्राई करोगे, मैं खुद भी करा सकता था लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप खुद उसको कोशिश करो ताकि थोड़ा सा पक्का हो रूल, इसलिए मैंने उसको खुद नहीं कराया दोनों न्यूमेरिकल्स को। मैं न्यूमेरिकल दूंगा करके करने के लिए घर से। तो ये 1:3:2 ये जो आया एक इंटीग्रल रेशो है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये अलग है, ये नंबर 2 है, अलग है ये। यानी जब मैं हाइड्रोजन लेता हूं, ऑक्सीजन से कंबाइन करता हूं, तो H2O बन जाता है। अगर H2O के वेपर्स बने हैं तब, गैसियस बना है, ये वेपर्स बने हैं, बात तब की हो रही है। तो मैं जब इसको कंबाइन कर दूंगा H2 + O2 gives 2H2, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा। तो इसके 2 वॉल्यूम हो गए, इसका 1 वॉल्यूम लिया, इसका 2 वॉल्यूम लिया। दैट मीन्स अगर मैं ये 100 ml ले रहा हूं तो इसको हाफ करना पड़ेगा, मुझे 50 ml लेना पड़ेगा, और ये 100 ही होगा। गैसियस है, वाटर लिक्विड नहीं है, वेपर्स बनी है, हाई टेम्परेचर पर बना है, वाटर गैसियस स्टेट में है। 100 ml ऑफ वाटर बन जाना चाहिए, वाटर वेपर्स बन जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है? 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर्स। ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि गैलुजैक्स लॉ है। इनफैक्ट ये डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला ही लॉ है, बस ये हम वॉल्यूम पर अप्लाई कर रहे हैं। यहां जो हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करते थे कि इसके मोल्स की बात करें कि इसका 1 मोल, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल बनेंगे, बस इनको वॉल्यूम पर हमने अप्लाई कर दिया। उसी की ये एक मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हैं हम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की ही मॉडिफाइड फॉर्म है गैलुजैक्स लॉ। बस वॉल्यूम के लिए अप्लाई कर दिया उसने, जबकि इससे पहले हम मासेस के लिए इसको अप्लाई कर रहे थे। न्यूमेरिकल भी की हमने मासेस के लिए। हमने कहा था पहले कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ टू गिव 34 ग्राम ऑफ एमोनिया। ये रेशो फिक्स है मास का। जैसे मास का रेशो फिक्स है, ऐसे वॉल्यूम का रेशो भी। यहां ध्यान रहे एसटीपी पर, बात एसटीपी की हो रही है, फिक्स होना चाहिए। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई, गैलुजैक्स लॉ आपको समझ लग गया होगा। एक सिंपल सा हम अभी न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको ये बताना है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल नहीं है 100 ग्राम में। लेकिन मैं आपको कॉपर का एटॉमिक मास बता रहा हूं
63.5 है। सल्फर का आप जानते हो 32 होता है, एंड ऑक्सीजन का आप जानते हो 16 होता है। अब मुझे आप बड़ी तेजी से जल्दी से सॉल्व करके बता दो कि कितना कॉपर प्रेजेंट है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। देखो, सबसे पहले हमें मोलर मास निकाल लेना चाहिए। मोलर मास हम कॉपर सल्फेट का निकाल सकते हैं। 1 मोल कॉपर सल्फेट का मास मोलर मास होगा। ठीक हो गई बात। ये जब मैं मोलर मास CuSO4 का कैलकुलेट करूंगा तो 63.5 कॉपर का आ गया, सल्फर का 32 है, प्लस कर दिया मैंने, प्लस ऑक्सीजन का 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये आ जाएगा 159.5। अब 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है? 63.5। इसका मतलब ये हो गया 159.5 grams of copper sulfate contains 63.5 grams of copper। 1 ग्राम में कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दोगे, 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5। 100 ग्राम में लेकिन निकालना है हमें। 100 grams of copper sulfate contains copper is equal to 63.5 divided by 159.5 multiplied by 100। अप्रोक्सीमेटली 39.8 ग्राम होगा आंसर। चेक कर लेता हूं आप लोगों के आंसर। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने ठीक ही किया है। 40 भी चलेगा, जिसने 40 किया इट्स ऑल राइट। 100 ग्राम में करेक्ट है। चलो, ज्यादातर लोगों ने ठीक किया है आंसर। बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following will have largest number of atoms? 1 ग्राम गोल्ड, एटॉमिक मास दिया हुआ है गोल्ड का 197 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या यू भी कह सकते हैं इसको। 1 ग्राम सोडियम 23 AMU, लिथियम 7 AMU, क्लोरीन 35.5, एक क्लोरीन का, लेकिन Cl2 हो जाएगा हमारा। एक क्लोरीन एटम का दिया है 35.5, क्लोरीन का हो जाएगा इसका डबल। तो आप चेक करो इसको। सबके 1 ग्राम गिवन है। मास ओवर मोलर मास,
लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। मास ओवर मोलर मास करना पड़ेगा। गोल्ड का कितना आ जाएगा? 1/97। एटम बताने के लिए एवोगैड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आ गया गोल्ड के लिए। सोडियम के लिए कितना आ जाएगा? 1/23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। लिथियम के लिए कितना आ जाएगा? 1/7 इंटू 6.02 10⁻23। क्लोरीन के लिए कितना आ जाएगा? 1/3571 आ गया ये, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर तो ये है। ये नीचे छोटा है ना, जितना नीचे छोटा होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा, बाकी तो सब कॉमन है। सबसे छोटा नंबर ये है, स्मॉलर, ये लार्जर। ठीक हो गई बात? लिथियम के 1 ग्राम में सबसे ज्यादा एटम्स आएंगे। दुनिया का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके 1 ग्राम में सबसे ज्यादा एटम्स आएंगे? वो है हाइड्रोजन, H2 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कम तो किसी का भी मास नहीं होता है। जिसका जितना कम मास उसका उतना ही ज्यादा नंबर। चलो आज इतना ही मैं रखूंगा, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे फ्राइडे को।